हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपकी मुलाकात एक साइकाट्रिस्ट से कराऊंगा, तो आज मेरे साथ हैं दिल्ली की बहुत ही मशहूर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही डायनामिक साइकाट्रिस्ट मिस सना मोइन। तो आज ये आपको साइकाट्री के बारे में ऐसे ऐसे राज बताएंगी कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और इसके अलावा आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ये सॉल्व कर सकती हैं अगर आप इनसे कांटेक्ट करें तो। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए बनाया गया है। तो चलिए मैं कुछ जानता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि लोगों का भला हो सके, ह्यूमैनिटी को इससे फ़ायदा पहुँच सके और जिन लोगों को ज़रूरत है साइकाट्रिक ट्रीटमेंट की उनको सही साइकाट्रिक ट्रीटमेंट मिल सके। तो चलिए डॉक्टर से पहले जानते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे कि साइकाट्रिस्ट के पास हमें कब जाना चाहिए, कब एक इंसान को ये होना चाहिए कि हाँ अब मुझे साइकाट्रिस्ट के पास जाना है। साइकाट्रिस्ट के पास हमें जब जाना चाहिए जब हम अपनी लाइफ में अच्छी तरह से कोप अप ना कर पा रहे हों, हमारे जो डेली रूटीन है अगर वो किसी मानसिक रोग की वजह से बिगड़ने लगे, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस और बहुत से मानसिक रोग हैं जिनकी वजह से हमारी डेली जो रूटीन है वो बिगड़ने लगे और हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से ना गुजार पाएँ, तो हमें साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि किस उम्र के लोगों को साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और क्या इसमें कुछ ऐसा है कि एज बार है या मतलब एज कोई फैक्टर है कि बच्चों को ही जाना चाहिए या बुज़ुर्गों को ही जाना चाहिए या मतलब किसको जाना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर किसी ने ये बात मतलब किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर हमारी एज ज़्यादा हो गई है तो हमें साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए या हमारी एज कम है तो हमें साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, तो ये जो है गलत है। ये बात, इसमें कोई एज बार नहीं है। आप किसी भी एज के हों, आप साइकाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं अगर आपको कोई मानसिक रोग है। अच्छा ये बताएं कि कब मतलब साइकाट्रिक ट्रीटमेंट लेने में क्या ख़र्च आता है और ये कितना लंबा चलता है। लोग असल में लोग सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी में, मतलब दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे एक साथ। एक तो हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जो साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं वो पागल होते हैं। तो ये बताएं कि ये बात कहाँ तक सही है। और दूसरा ये बताएं कि साइकाट्रिक ट्रीटमेंट जो है ये कितना महंगा होता है या सस्ता होता है या ये कितना टाइम तक चलता है। इन दोनों सवालों पर ज़रा आप रोशनी डालिए क्योंकि इन सब बातों को लेकर हमारे समाज में बहुत गलत फहमी है। आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि जो है मतलब फ़ी के बारे में पूछा है कि रीज़नेबल फ़ी। ये जो साइकाट्रिक ट्रीटमेंट है, ये जो है आप पहले सर्च करिए, बहुत से ऐसी जगह हैं, आपको प्रैक्टो है, लिबरेट है, वहाँ पे आपको साइकाट्रिस्ट की जो है आईडी मिलेगी, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ फ़ी भी लिखी हुई दिखाई देगी, आपको पता चल जाए कि जिसकी रीज़नेबल फ़ी हो आप वहाँ दिखाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अच्छा क्लिनिक देखकर वहाँ जाना पसंद करते हैं पर उनका वर्क जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो आप जो है वर्क पे ध्यान दीजिए कि आपको मतलब कोई किस तरह से आपके सेशन अटेंड कर रहा है, आपको कितना टाइम दे रहा है। तो आप पहले सर्च कीजिए अच्छी तरह से और जो रीज़नेबल फ़ी जो डॉक्टर लेता हो वहाँ पर जाइए, क्योंकि हर तरह के डॉक्टर हैं सोसाइटी में। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपसे ज़्यादा ही फ़ी लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रीज़नेबल फ़ी लेते हैं। तो आप ध्यान दें कि कहाँ पर रीज़नेबल फ़ी आपसे ली जा रही है। वो दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो लोग समझते हैं कि पागल है वो इंसान, तो उसका क्या, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। जी, ये हमारी इंडियन सोसाइटी जो है, यहाँ पर मैंने बहुत बार सुना है कि जो है लोग साइकाट्रिस्ट के पास जाते में हेजिटेशन महसूस करते हैं। तो इसमें हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाइए साइकाट्रिस्ट के पास। जिस तरह आप फिज़िकल हेल्थ की तरफ लोगों की इतनी अवेयरनेस है तो मेंटल हेल्थ की तरफ क्यों नहीं है। जी बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, फ़ीवर होता है डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत सी बीमारियां होती हैं, फ़िज़िकल हेल्थ आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट आपको लगती है तो मेंटल हेल्थ क्यों नहीं लगती, क्यों हेजिटेट होते हैं, क्यों दुनिया के बारे में सोचते हैं। ये वैसे इंडियन सोसाइटी में ही है ऐसा कि जो है पागल वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि बहुत गलत है।
आप यूएसए में जाइए, वहाँ पे कितना इस बात की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। किसी को थोड़ा भी स्ट्रेस होता है तो वो दिखाता है बिना हेजिटेट हुए। और ऐसा भी होता है फॉरेन कंट्रीज़ में कि बाकायदा जो ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो खुद साइकाट्रिस्ट को बुलाकर अपने एम्प्लॉयज़ को वो ट्रीटमेंट देते हैं ताकि स्ट्रेस वगैरह को मैनेज किया जा सके। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि मैंने देखा है कि आजकल मैरिड लोग भी साइकाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, अनमैरिड लोग भी साइकाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो जाना कहाँ तक सही होता है और क्या उसका बेनिफिट होता है? मैरिड लाइफ में साइकाट्रिक ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैरिड कपल साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आप जो है कपल थेरेपी करा सकते हैं। ग्रुप थेरेपी भी होती है जिसमें आपको दूसरी तरह के कपल दिखाए जाएंगे, आप उनसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको काउंसलर बताएगा कि आपको किस तरह से अपने पार्टनर के साथ रहना है, किस तरह की ऐसी बात है जो उसे पसंद नहीं आती होगी, किस तरह की ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं आती होगी। तो आपकी अगर पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आप जाइए काउंसलर के पास, और इसमें जाने में कोई अर्ज नहीं है, आप जा सकते हैं। इस बारे में मैं इनसे एक वीडियो बनवाऊंगा फुल इस लाइफ पर बेस्ड, वो खुद बनाकर पोस्ट करेंगी मेरे चैनल पर। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल काउंसलिंग के लिए जाते हैं या स्कूल में काउंसलर्स होते हैं साइकाट्रिस्ट के लिए, तो बच्चों को साइकाट्रिस्ट के पास कब भेजना चाहिए, क्या उससे फ़ायदे होते हैं, थोड़ा इस बारे में मुझे बताएँ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल स्कूल्स में जो हैं काउंसलर रखे जाते हैं, वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में बहुत सी डिग्रीज़ ली हुई होती हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि वो आपको बताएं कि आपके बच्चे की क्या वीकनेस है। कहीं उसे लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, कहीं उसे ऑटिज़म की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसे डिसलेक्सिया तो नहीं है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें बच्चे फेस कर रहे होते हैं, पर उन्हें तो कुछ नहीं पता होता कि हमें क्या हो रहा है। उसके लिए उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए, टीचर्स को देखना चाहिए, और जो स्कूल में जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें चाहिए कि वो जो है काउंसलर ज़रूर रखें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दें, उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसकी तरफ ध्यान दें। आपने एक मूवी भी देखी होगी तारे ज़मीन पर, आपने उसमें देखा होगा कि आमिर खान जो है उसमें दिखाता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है और उस बच्चे को किस तरह से डिसअपॉइंट किया जाता है, किस तरह से उस बच्चे को गलत समझा जाता है कि वो पढ़ नहीं पाया, पर जो है रियल प्रॉब्लम उसमें किसी को पता नहीं होती। एंड में पता चलता है कि उस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। तो हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ की तरफ, वो हम जैसे लोग ही बढ़ाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आपने मुझे बुलाया, मैं इसके लिए बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। और जो है आगे भी आप ऐसी वर्क कीजिए। थैंक यू डॉक्टर फैसल। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि जो साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट होता है इसका प्रोसीजर क्या होता है? लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक देंगे आपको बिठाकर कुर्सी पे, या मतलब इस तरीके की बातें लोग सोचते हैं अजीब अजीब से साइकाइट्रिस्ट के बारे में। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट? बस स्टेप्स बता दीजिए आपके, जैसे कहाँ से शुरुआत करते हैं और क्या क्या होता है। पहले फर्स्ट जो आपका सेशन होता है उसमें आपसे केस हिस्ट्री पूछी जाती है कि आपकी कहीं फैमिली में तो किसी को मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी, या कोई मतलब जब आप जो है मतलब आपकी मम्मा को प्रेगनेंसी में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी जिस वजह से आपके अंदर कुछ ऐसी डिसेबिलिटी आई हो। उसके बाद आपकी केस हिस्ट्री ली जाती है। केस हिस्ट्री में आपकी सारी जो हिस्ट्री होती है आपकी जो आपकी लाइफ में चली आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो फिज़िकल या मेंटल हेल्थ, तो वो सारी नोट की जाती है। उसके बाद में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिया जाता है। उसके बाद में आपका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, स्ट्रेस टेस्ट होते हैं, PSS परसीव स्ट्रेस स्केल होता है, डिप्रेशन के लिए बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री होती है। सिर्फ सवाल जवाब होते हैं, कोई पेशेंट को जी कोई तकलीफ़ नहीं दी जाती। उसमें आपकी जो है पूछा जाता है आपसे कुछ सवाल जवाब, आप उनको उनके जवाब देने होते हैं। उसके बाद में वो आपका ट्रीटमेंट जो है शुरू करते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट अगर आप सेवियर कैटेगरी में हैं, मतलब आपकी जो मेडिकल कंडीशन है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है
वो अगर आपकी सीवियर है तो आपको फिर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो आपका थेरेपी से भी काम हो जाता है। तो आप इस तरह से बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई पेशेंट अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है और क्या आपके टाइमिंग्स हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी टाइम टू टाइम हमारे जो ऑडियंस है उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहिए, चाहे मेरे चैनल के थ्रू चाहे आपके अपने चैनल के थ्रू। और आपने इतना वक्त दिया बुलंदशहर, आप आई यहाँ मेरे ऑडियंस के साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी, इसके लिए मैं आपको भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप ये बताएं कि कोई पेशेंट अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है। देखिए, मेरा अपना पेज है फेसबुक पे सना मोइन मेंटल हेल्थ केयर, आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। और इंस्टाग्राम पे है सना मोइन 6557 मेरी आईडी है। उस पे मैंने एक ऐड भी डाला हुआ है, उस पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे जो है अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती है। तो अगर किसी को मुझसे कंसल्ट करना हो तो वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने इतना टाइम दिया और मैं उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और मैं चाहूँगा एक बार आप ज़रूर ऐसी यंग डायनामिक और ब्रिलियंट डॉक्टर से और इतनी प्रोफेशनल और मतलब क्योर करने वाली डॉक्टर से आप ज़रूर मिलिए और इलाज कराइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इवन आपसे अगर आप इनसे बात भी कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी बात करने से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये बात करने में भी काफ़ी कुछ हद तक पेशेंट को रिलैक्स कर देती हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। बाय टू एवरीवन। थैंक यू।